हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो सब। देखिए, वसंत भाग 2 हिंदी की पाठ्य पुस्तक कक्षा 7 की उसका दूसरा अध्याय इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। पहला अध्याय हम पढ़ चुके हैं, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, उसके प्रश्न उत्तर भी देख चुके हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे अध्याय 2, दादी माँ। दादी माँ जो पाठ है, इसके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। शिव प्रसाद सिंह ने इस पाठ में अपनी दादी माँ को याद करते हुए दादी माँ की अच्छाइयों के बारे में बताया है कि किस तरह से दादी माँ निस्वार्थ भाव से अपने परिवार की सेवा करती थी, साथ में ही अपने मोहल्ले वालों को भी दुख में देख नहीं पाती थी। कितनी सहृदय जो उनकी दादी थी, उनको लेखक याद करके उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि वीडियो को आप पूरा देखेंगे तभी आपको ये पाठ समझ में आएगा और आपकी अच्छे से तैयारी हो पाएगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए। चलो हम पाठ शुरू करते हैं। देखिए, कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है। देखो, कमजोरी है, लेखक कहता है कि मेरी कमजोरी है कि बीसों गर्मी मतलब 20 वर्ष का हो गया है, क्योंकि एक वर्ष में वसंत बरसात एक ही बार आती है। तो इसका मतलब हुआ कि 20 वर्ष का होने के बाद में भी कभी कभी लेखक का मन अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुँह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराना वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। कि मौके ऊपर तो लेखक की बड़ाई करते हैं और पीछे से उनकी बुराई करते हैं, ऐसा लेखक बताते हैं। आगे कहते हैं, मैं सोचता हूँ अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। कभी कभी लेखक ये सोच लेते हैं कि पुरानी बातों को याद नहीं करेंगे, लेकिन क्या होता है, ठीक है जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल सी धुंधली छाया नाच उठती है। बरबस का मतलब होता है अनायासी, और शीत शरद का मतलब शरद ऋतु है। और शरद ऋतु की जो रात की किरणें होती हैं वो किस प्रकार से स्वच्छ और बिल्कुल साफ सुथरी ना दिखाई देती है, हमें उसी प्रकार से लेखक को पुरानी यादें याद हो आती हैं। मुझे लगता है जैसे कुवार के दिन आ गए हैं। कुवार एक महीना है जिसे हम अपनी भाषा में आशिवन बोलते हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। लेखक को लगता है, पुरानी बातों को याद कर रहे हैं लेखक यहाँ पे। देखो, कहता है कि मुझे लगता है। और जब आशिवन के महीने में बरसात रुक जाती है तो दूर दूर तक दूर के सिवान से बहकर आई हुई मोथा और साई की अधगली घासें, घेऊर और वन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी खोलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रही हैं। कि बरसात होने के बाद में जो उनके साथ में पानी के साथ में जो घास बहकर आ जाती है तो वो एक तालाब में पड़ जाती है, तो वो सड़ने लग जाती है और उसमें से एक विचित्र प्रकार की गंध आने लगती है, बदबू आने लगती है। रास्तों में कीचड़ सूख गया, क्योंकि बरसात के दिन तो चले गए तो कीचड़ क्या हो गया, सूख गया। और गाँव के सड़क के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले चिंता नहीं, अगहन में चिवड़ा नहीं मिले चिंता नहीं, पट्टी न मिले अफसोस नहीं। पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। लेखक कहते हैं कि आशिवन के महीने में कि इस तालाब में बिना नहाए अच्छा नहीं लगता, बिना नहाए रहा नहीं जाता। मैं भीतर हुड़क कर रहा था, एक दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। किस पानी में नहाने से क्या हो गया, लेखक बीमार। हल्की बीमारी न जाने मुझे किस अच्छी लगती है, थोड़ा थोड़ा ज्वर होता है, बुखार, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबु। लेकिन हर बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वार तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद में। पूरे दिन बुखार रही और रात 12 बजे के बाद में
उनके बुखार टूटी। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी उसी झाग वाले जल में। पतले दुबले सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सद्दे टपकते हुए जल की शीतलता। सद्दे का मतलब होता है अभी अभी जस्ट। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी की चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई, दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती। लेखक बताते हैं कि बीमार होने के पर किस प्रकार से दादी माँ उनकी सेवा करती थी। 24 घंटे उनके पास रहती, कभी जलते हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती, 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। बार बार में लेखक को छूकर देखती कि बुखार कितनी कम हुई, हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छोका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। अर्थात जो बड़े बूढ़े होते हैं वह इस तरह की चिंता करते हैं और लोग घर वालों से प्रश्न पूछ के उन्हें परेशान कर देते हैं। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाइयों के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसकी पास पहुँचती और वहाँ भी काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भभूत से मलेरिया, सरसाम से निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी विसूचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप इतने कार्य करती थी दादी माँ, क्योंकि बहुत ही सहानुभूति रखती थी गांव के लोगों के साथ, अपने परिवार से भी बहुत स्नेह रखती थी। चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो जैसे पागल हो जाती। अर्थात लेखक कहते हैं कि बीमार होने के बाद में कि घर वाले चादर नहीं बदलते तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है। मेष महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं। कुनेन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भी भाग जाता है। कुनेन एक दवाई होती है जिससे बुखार की दवाई बनाई जाती है, बहुत ही कड़वा पत्ते होते हैं, पर न जाने क्यों बुखार आने पर। देखिए जो चित्र है, दादी माँ एक कहानी है उसके बारे में बता रही है कि रामी की काकी। अब आगे लेखक दूसरी घटना की बात करते हैं। ये घटना तो थी बीमारी की। अब किशन भैया की शादी की बात करते हैं। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा दिन घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो, मतलब बहुत सारी बातें करती। पड़ोसिनें आती, भूत बुलाने पर दादी माँ आती, बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं। अर्थात ये बताने का प्रयास करती हैं कि मैं कोई काम नहीं करूं तो घर में कोई काम होता ही नहीं। जानने को तो ये सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलम्ब का कारण बन जाती। अर्थात घर वाले दादी माँ के बिना कोई भी काम नहीं करते। दादी माँ नहीं होती तो काम लेट ही होता। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी, अर्थात उन्हें धमका रही थी। देखा, पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। रामी की जो चाची है उसको खड़ाई खोटी सुना रही थी। सो न होगा धन्नो, रुपये मैं सूद के आज दे दे। सूद होता है ब्याज। तेरी आंख में तो शर्म नहीं है, मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती। अर्थात दादी माँ कहती है कि जब पैसे लेने की बारी आई तो कितनी विनम्रता के साथ ही आज पैसे नहीं देती। किसी ने एक पाई भी न दी, अब लगी है आजकल फसल में दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। अर्थात जो पैसे देने वाली थी रामी काकी, वो कहती है कि फसल जो अनाज पैदा होगा उसे बेचने के बाद दूंगी। मालकिन रामी की चाची रोती हुई अपने हाथों से आंचल पकड़े हुए दादी के पैरों की ओर झुकी। बेटिया की शादी है, आप दया न करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। जिसके पैसे मांगती थी रामी की काकी, वो दादी से प्रार्थना करती है कि अभी मेरी बेटी की शादी है, अब तो दया कीजिए। हट अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। इतना कहने के बाद जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। लेखक कहते हैं कि अब छोड़ भी दो, बेचारी गरीब है, कभी दे देगी। लेकिन दादी उन्हें धमकाती है। क्या कहती हैं, चल सह समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पुतो फलो दूधो नहो का आशीर्वाद दे रही थी। ये एक आशीर्वाद मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कि खूब उन्नति करो, तरक्की करो। क्यों दे रही थी देखिए। मैंने पूछा क्या बात है धन्नो चाची। उसने तो विहल होकर कहा, उरीन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। लेखक सोच अचंबा कर रहा था कि उस दिन तो दादी से धमका रही थी, आज दादी की ही बड़ाई कर रही है। क्यों कर रही है?
रामी की काकी कहती है कि मालकिन ने मेरे जो पैसे मांगती थी उन्हें माफ़ कर दिया, कभी पीछे का रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, तेरी जैसी बेटी वैसी मेरी, 10 5 के लिए हंसाई न हो, देवता है बेटा देवता। कहती है कि तेरी बेटी मेरी बेटी के समान है, उसकी शादी में किसी प्रकार की कमी नहीं हो, इसलिए 10 रुपये और देती है, पहले के पैसे तो माफ़ कर ही देती। इतनी अच्छी दिल वाली थी दादी। उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपये देकर डांटे न तो क्या लाभ। रामी की काकी कहती है। मैं मन ही मन इस तरह पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4 5 रोज पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्राय एक कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पाठ औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा भाई राघव दालान में सो रहा था, वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा। औरतों ने उस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी, बोली, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। लेखक कहते हैं कि स्त्रियां बारात वाले दिन कितने कितने कर्तव्य करती हैं, उन्हें सब देखते रहे, सुनते रहे। मुझे भी एक ही पास की चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं तो भेद खुल जाए और निकाला बाहर दिया जाऊंगा, पर भाभी की बात पर हंसी न रुक सकी और भंडाफोड़ हो गया। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है शायद, दूध तो पिला दूँ। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है। दादी बोलती है कि बच्चा छोटा, रहने दीजिए इसे, इसने कोई बात नहीं, बातें सुन ली तो। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहाँ से जोर से भागा और दादी माँ के पास खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते हैं और अभय दान मिल जाता है। मतलब हमारा डर दूर हो जाता है। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ। एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का तया चक्कर जीवन को सूखे पत्तों कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद भी बहुत उदास रहती। दादा की मृत्यु होने के बाद दादी माँ उदास रहने लग गई। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने स्वयं उन्हें धोखा जो दिया, वे सदा उनसे आगे भेजकर पीछे जाने की बात झूठ कहा करते थे। अर्थात बोलते थे कि मैं दादी के मरने के बाद ही मरूंगा, लेकिन वो पहले ही मर गए। दादा की मृत्यु के बाद कुक्कर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुँह में राम, बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता की स्थिति और डामाडोल कर दी। अर्थात ऐसे लोग जो होते हैं, मुंह पे तो भलाई कहते हैं, पीछे से बुराई, उन्हें बोलते हैं मुंह में राम, बगल में छुरी वाले। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल्य संपत्ति व्यय की, वह घर की तो थी नहीं। अर्थात दादाजी के श्राद्ध पे पिताजी ने इतनी संपत्ति लुटाई, इतना खर्चा किया कर्जा लेकर के, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई। तो उस दशा का लेखक यहाँ वर्णन करता है कि पैसे की उनके कर में दिक्कत होने लगी। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ का महीना होता जब बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ती है, जाड़ा पड़ रहा था, पछुआ का सन्नाटा, पछुआ हवा का नाम है, और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले कमरे में एक संदूक पर दिया जलाई हाथ जोड़कर बैठी है। कहने का मतलब है कि इतने सर्दी में भी गीले कपड़ों से दादी दिए के सामने बैठी थी। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ उन्हें बोलती है, दादी माँ एक बात पूछो, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखो। इस चित्र में देखी दादी माँ दीपक के सामने हाथ जोड़कर गीली साड़ी में बैठी है, वो भी इतनी सर्दी में। क्या है पूछ, तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई, पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया, न चल चल। दादी माँ ने बात टालते हुए कहा, धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खिंचती रसोई में ले गई। खुद का ध्यान नहीं रख रही, अपने पोते का ही ध्यान रख रही। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारी कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या, बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गई। पिताजी और उनके बड़े भाई पैसों को लेकर चिंतित थे। इतने में उनकी दादी माँ आ जाती है और बोलती है, रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी हूँ ही, तुम्हारी पिताजी तो मरे हैं। बोलती हैं कि मैं तो हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था।
बोलते हैं कि सोने के जो कंगन थे वो कभी गरीब स्थिति में उभरने के लिए ही पहनाए थे, दादी माँ उन्हें देती हुई कहती हैं। उनका गला भर आया, मैंने इसे पहना नहीं से सहेज कर रखती आई हूँ, यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। कहती कि तुम्हारे पिताजी भविष्य की चिंता करते थे और एक तुम हो जिन्होंने दादाजी के श्राद्ध पर कितनी संपत्ति कर्जा करके लुटा दी। सचमुच मुझे दादी माँ शराब भ्रष्ट देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ाया। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। लेखक ये सारी बातें जो दादी माँ के बारे में एक चिट्ठी को पढ़कर सोच रहे थे, याद कर रहे थे। ये पहले की घटना थी। क्या कहते हैं, हाथ में अब भी किशन भैया का पत्थर कहाँ पड़ा था। अर्थात किशन भैया का पत्थर पढ़ते पढ़ते दादी माँ की उन्हें याद आ गई। काली चिट्ठियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं, आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? क्योंकि इतनी प्रिय, इतनी जो उनकी यादों में दादी बसी हुई थी, तो लेखक को विश्वास ही नहीं हो रहा कि कल परसों की बात लगती है जैसे दादी माँ हमारे सामने ही हो। विश्वास नहीं होता कि दादी माँ हमारे बीच नहीं है, अर्थात दादी माँ की मृत्यु हो गई। तो लेखक इस पाठ में बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से उनके दादी माँ ने पूरे परिवार को एकजुटता के सूत्र में बांध के रखा, किस किस प्रकार से परिवार के लोगों की देखभाल करती थी और गांव वालों की देखभाल करती थी। बिना बुलाए उनके दुख सुख में वो चली जाती थी। तो ये था बच्चों, इनके लेखक थे शिव प्रसाद सिंह। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर